नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह सारे प्रश्न वन लाइनर होंगे। इसके पहले हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 4 क्लासें पढ़ चुके हैं। उन क्लासों में भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य परिचय, भारत में आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन, गरीबी एवं बेरोजगारी की अवधारणा, गरीबी एवं बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई नीतियां एवं योजना आदि के बारे में पढ़े हैं। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय कृषि से संबंधित सभी प्रमुख तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। यह क्लास सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषि से संबंधित कृषि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो कृषि भारतीय संविधान की राज्य अनुसूची या सूची का विषय है। दूसरा क्वेश्चन, भूमि सुधार किस सूची का विषय है? भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। तीसरा क्वेश्चन, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कृषि जो है अर्थव्यवस्था के तृतीयक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 4 नंबर क्वेश्चन, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत था? तो कृषि का योगदान 1950-51 में 55.40% के आसपास था। 5वां क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों का योगदान कितने प्रतिशत था? तो 18.8% था। 6 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र का योगदान क्या हुआ है? घटा है। अगला 7 नंबर, कृषि में पूंजी निर्माण की दर कितने प्रतिशत है? तो कृषि में पूंजी निर्माण की दर 6.3% है। कुल श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत कृषि रोजगार में लगा हुआ है? तो कुल श्रम शक्ति का 48.9% कृषि रोजगार में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्या कह रहा है, 2020-21 के अनुसार कृषि निर्यात का हिस्सा कितने प्रतिशत था? तो कृषि निर्यात का हिस्सा 22.8% था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.6% माना जाता है। अगला 10 नंबर, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय क्या है? तो कृषि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो मौसमी या छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में लगभग देखने को मिलता है। 13 नंबर क्वेश्चन, कृषि का क्या महत्व है? तो कृषि के महत्व के बारे में जान लेते हैं। खाद्यान्न तथा कच्चा माल पैदा करना, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित उपभोग तथा पूंजीगत वस्तुओं के विक्रय के लिए बाजार तैयार करना, औद्योगिक क्षेत्र के लिए श्रम उपलब्ध कराना। अगला क्या महत्व है, निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करना, रोजगार उपलब्ध कराना और बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना कृषि का महत्व है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता, मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, मतलब भारत में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न फसलें उत्पादित की जाती हैं। अधिकांश जनता की निर्भरता, भारत में अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है। और कृषि जोतों का छोटा आकार। अगली विशेषता क्या है, निम्न कृषि उत्पादकता और आगे उत्पादन की परंपरागत तकनीक। कृषि में बेरोजगारी का आधिक्य और समस्या ग्रस्त कृषि स्वरूप भारत में कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 की प्रमुख प्राथमिकता क्या थी? तो 1951 से 56 के बीच प्रथम
पंचवर्षीय योजना की प्रमुख विशेषता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र से संबंधित थी। 16 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा व्यय किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 में 14.7% सबसे ज़्यादा कृषि पर व्यय किया गया। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि हुई। और अगर पूछ लिया जाए कितनी नकारात्मक वृद्धि हुई, तो 0.73% नकारात्मक वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर प्राप्त की गई? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में सबसे ज़्यादा 4.72% कृषि वृद्धि दर प्राप्त की गई। इसके बाद अभी तक नहीं प्राप्त की गई किसी पंचवर्षीय योजना में। 19 नंबर क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 में कृषि वृद्धि दर का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया? तो 4% कृषि दर का लक्ष्य रखा गया। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में चुकंदर से चीनी बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर वीसी गुप्त को भारत में चुकंदर से चीनी बनाने का श्रेय जाता है। 21 नंबर, केंद्रीय बागवानी संस्थान किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में केंद्रीय बागवानी संस्थान स्थित है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखना, 16 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, गोल्डन राइस प्रजाति का विकास किस वैज्ञानिक ने किया? तो डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश ने गोल्डन राइस प्रजाति का विकास किया। 24 नंबर, आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता किसे कहा जाता है? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? तो कृषि वर्ष की अवधि जो है जुलाई से जून तक होती है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि किस राज्य के पास है? किस राष्ट्र के पास, राज्य नहीं राष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि की अगर बात की जाए तो अमेरिका के पास है, सेकेंड नंबर पर भारत है, फर्स्ट अमेरिका, सेकेंड भारत और थर्ड पे चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 2004 और 5 में विशेष कृषि उपज योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन, विशेष कृषि उपज योजना का उद्देश्य क्या है? तो विदेशी व्यापार में कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देना विशेष कृषि उपज योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। अगला, सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाली फसलें कौन सी है? तो गन्ना भारत में सर्वाधिक सिंचित वाली फसल है, इसके बाद गेहूं है और तीसरे नंबर पे जौ आती है। 30 नंबर, विश्व में उर्वरक उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो विश्व में उर्वरक उत्पादन में अग्रणी देश चीन है, सेकेंड नंबर पे अमेरिका और थर्ड पे भारत है। 31 नंबर, उर्वरक उपभोग में अग्रणी देश, उर्वरक उपभोग में अग्रणी देश चीन है, सेकेंड नंबर पे भारत है। 32 नंबर क्वेश्चन, किस उर्वरक के मामले में भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो पोटास के मामले में भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, भारत में पोटास नहीं बनती है। अगला नंबर क्वेश्चन 33 नंबर, शीर्ष उर्वरक खपत वाले राज्य कौन से हैं? तो शीर्ष उर्वरक खपत वाले राज्य, पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा मध्य प्रदेश है। 34 नंबर क्वेश्चन, रबी ऋतु के अंतर्गत आने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तो रबी ऋतु में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अर्थात कह सकते हैं रबी ऋतु में जो फसलें जाड़े के मौसम में बोई जाती हैं वो रबी की ऋतु में आती हैं। अगला 35 नंबर, रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? तो रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। अगला 36 नंबर, खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? तो खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, जूट, उड़द, तंबाकू की फसलें आती हैं। खरीफ फसल कब बोई तथा कब काटी जाती है? तो खरीफ फसल की बुआई जून एवं जुलाई में होती है, लास्ट जून और जुलाई में, और कटाई सितंबर और अक्टूबर महीने में होती है। 38 नंबर, जायद फसल के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं। तो जायद फसल के अंतर्गत तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और करेला आता है। खरीफ फसल के अंतर्गत आने वाली फसलों के नाम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है खरीफ और जायद के अंतर्गत। अगला 39 नंबर, जायद फसल
किस महीने में बोई तथा काटी जाती है? तो बुआई मार्च में होती है जायद फसल की, और कटाई मई और जून में होती है। 40 नंबर, नगदी फसलें हैं गैर खाद्यान्न फसलें जैसे तिलहन, मूंगफली और सरसों। अगला 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके अलावा रेशेदार फसलें कपास, जूट, मेस्ता ये भी नकदी फसलें हैं। बागवानी फसलें चाय, कॉफ़ी, उड़द ये भी नकदी फसलें हैं। और अन्य फसलों में गन्ना, तंबाकू और आलू ये भी नकदी फसलें हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, चावल उत्पादन में 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो चावल उत्पादन में 3 शीर्ष राज्य, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे पंजाब। गेहूं उत्पादन में शीर्ष राज्य, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पंजाब। मक्का उत्पादन में पहले पे कर्नाटक, दूसरे में एमपी, तीसरे में तेलंगाना। 44 नंबर, मोटे अनाज उत्पादन में शीर्ष स्थान, तो मोटे अनाज उत्पादन में शीर्ष स्थान पर राजस्थान है, फिर कर्नाटक है, फिर एमपी है। मोटे अनाज उत्पादन के लिए एक क्वेश्चन और है जो करंट से रिलेटेड है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है, ये भी याद रखना। अगला 45 नंबर, दालें उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो दाल के उत्पादन में शीर्ष राज्य राजस्थान है, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पे एमपी है। 46 नंबर, मूंगफली उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। सरसों उत्पादन में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन में एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। सोयाबीन उत्पादन ज़्यादा पूछता है। 49 नंबर, सूरजमुखी उत्पादन में शीर्ष कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार। 50 नंबर क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक है। अगर चीनी उत्पादन पूछा जाए तो पहले पे यूपी है। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कपास उत्पादन में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र, सेकंड पे गुजरात। जूट उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल और दूसरा बिहार और तीसरा असम। 53 नंबर, सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, सेकेंड नंबर महाराष्ट्र होता है। 54 नंबर, आम उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? आम उत्पादन में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है और सेकेंड पे आंध्र प्रदेश है। 55, केला उत्पादन में शीर्ष राज्य, पहले पे गुजरात और सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार से अमरूद उत्पादन में शीर्ष राज्य, पहले पे यूपी, फिर एमपी, फिर बिहार तीसरे नंबर पे। 57, आंवला उत्पादन में शीर्ष राज्य, तो आंवला उत्पादन में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला होता है, फिर सेकेंड नंबर पे एमपी है और बिहार में सबसे ज़्यादा लीची होती है, ध्यान रखना। अगला 58 नंबर क्वेश्चन, संतरा उत्पादन में शीर्ष राज्य, संतरा उत्पादन में शीर्ष राज्य एमपी है और फिर पंजाब है। 59 नंबर, नारियल उत्पादन में शीर्ष राज्य, नारियल उत्पादन में शीर्ष राज्य या पहले स्थान पर केरल और फिर सेकेंड स्थान पर तमिलनाडु। अगला 60 नंबर क्वेश्चन, सेब उत्पादन में शीर्ष राज्य, तो सेब उत्पादन में शीर्ष राज्य जो है जम्मू कश्मीर का है और फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश निम्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है। कौन कौन सी फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त है? पहला गेहूं, फिर कुल खाद्यान्न, फिर गन्ना, फिर अमरूद, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, मटर, आलू और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त है। कौन कौन से? गेहूं, कुल खाद्यान्न, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, तरबूज, खरबूज, हरा मटर, आलू और दूध के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन, मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बागान केरल राज्य को कहा जाता है। 63 नंबर, मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता, उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो भारत मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता, उत्पादक और निर्यातक देश है। 64 नंबर, देश में संपूर्ण मसालों की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। 65 नंबर, शीर्ष मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो शीर्ष मसाला उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, फिर इसके बाद राजस्थान है। 66 नंबर, मसालों का राजा किस मसाले को उपमा दी जाती है? तो काली मिर्च को मसालों का राजा उपमा दी जाती है और काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। अगला 67 नंबर क्वेश्चन, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है, इलायची को। अगला, केसर उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो केसर उत्पादन में शीर्ष राज्य जम्मू कश्मीर है, ये भी खूब पूछता है। अगला क्वेश्चन, कृषि से संबंधित प्रमुख बोर्ड कौन कौन से बोर्ड हैं जो कृषि से संबंधित हैं और कृषि के विकास के लिए कार्य करते हैं या कृषि के अंतर्गत जो फसलें आती हैं उनके विकास के लिए कार्य करते हैं? पहला बोर्ड है कॉफ़ी बोर्ड। कहाँ है ये? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है बेंगलोर कर्नाटक में। रबर बोर्ड,
कोट्टायाम केरल में, तंबाकू बोर्ड गुट्टूर आंध्र प्रदेश में, और मसाला बोर्ड कोच्चि में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में है। अगला 70 नंबर, प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान। भारत में कृषि अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं जो कृषि को समर्पित हैं, कृषि के विकास के लिए कार्य करते हैं? पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण अनुसंधान संस्थान ये भी हैदराबाद में है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा में है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। ये सब इम्पॉर्टेंट हैं जो पिछली परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही हैं, तो इनको याद ही करना पड़ेगा। अगला राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान जूनागढ़ में है। अगला राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। इसके अलावा कुछ और हैं विशेष। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय औषध एवं सुगंधित पौध का संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय जैव विकास केंद्र गाजियाबाद में है। अब 71 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां हैं। कौन कौन सी कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां चलाई गई? पहली क्रांति हरित क्रांति है, खाद्य उत्पादन से संबंधित है, जिसमें गेहूं, मक्का और चावल प्रमुख हैं। फिर श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति सरसों से। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गी उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। ब्लैक क्रांति पेट्रोल तथा तेल के संबंध में आत्मनिर्भरता संबंधी क्रांति है ये। बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन से संबंधित है। और इंद्रधनुषी क्रांति ये दूसरी हरित क्रांति से संबंधित है। ये सिंपल हमने कौन सी क्रांति किस फसल से संबंधित है ये है। अब उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे कृषि की विभिन्न क्रांतियों पर, पूरा डिटेल से हर क्रांति के बारे में बताएंगे, जिसमें क्रांति के जनक, क्रांति का संबंध और किस वर्ष से क्रांति प्रारंभ हुई इसके बारे में बताएंगे। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, भारत में हरित क्रांति किस वर्ष प्रारंभ की गई? भारत में हरित क्रांति 1966 में खरीफ फसल के समय से प्रारंभ की गई। अगला 73 नंबर, हरित क्रांति नाम किसने दिया? तो हरित क्रांति नाम विलियम गैट द्वारा 1958 में दिया गया। 74 नंबर, हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो बोरलॉग हरित क्रांति के जनक थे। अगला 75 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक बोरलॉग को कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति से किस फसल के संबंध में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई? तो हरित क्रांति में गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई। 78 नंबर क्वेश्चन, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का प्रमुख अंग क्या है? तो भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यस्थों की समाप्ति का प्रयास किया गया, काश्तकारी सुधार किया गया, प्रति परिवार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करके अधिकतम भूमि एवं ग्राम समाज की बेसी भूमि को भूमिहीनों में वितरित कर दिया गया और भू जोतों की चकबंदी की गई। अगला 79 क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में की गई आचार्य विनोबा भावे द्वारा। नेक्स्ट 81 नंबर, भूदान आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, जो वर्तमान में तेलंगाना में है, और पोचनपल्ली गांव से प्रारंभ किया गया। 82 नंबर, यूपी
भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये अधिनियम जो है 1950 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में जमीन बंदोबस्त के संबंध में 3 कौन सी प्रणालियां प्रचलित थी? तो जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा। जमींदारी प्रथा 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पश्चिम बंगाल, बिहार में चलाई गई। महलवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिंक द्वारा आगरा, अवध एवं एमपी के क्षेत्र में चलाई गई तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास एवं महाराष्ट्र में चलाई गई। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में कृषि जोतों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो भारत में कृषि जोतों को 5 वर्गों में बांटा गया। सीमांत कृषक, लघु कृषक, अर्ध मध्यम कृषक, मध्यम कृषक और बड़े कृषक। तो सीमांत कृषक में 1 हेक्टेयर से कम जमीन या 2.5 एकड़ से कम जमीन के किसानों को रखा गया और भारत में सबसे ज़्यादा इसी जोत के कृषक हैं, मतलब सीमांत जोत के ही कृषक हैं। लघु जोत में 1 से 2 हेक्टेयर के बीच वाले कृषकों को रखा गया। अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम कृषक 4 से 10 हेक्टेयर जमीन रखने वाले किसानों को मध्यम कृषक कहा गया और बड़े किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन है उनको बड़े किसान की संज्ञा दी गई। 85 नंबर, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किस वर्ष चालू किया गया? तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974-75 में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम 1990-91 में प्रारंभ किया गया। 87 नंबर, कृषि ऋण को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो कृषि ऋण को 2 वर्गों में बांटकर रखा गया है। पहला संस्थागत कृषि ऋण के स्रोत और दूसरा गैर संस्थागत कृषि ऋण के स्रोत। संस्थागत कृषि ऋण में किसे शामिल किया जाता है? कौन कौन से स्रोत हैं संस्थागत कृषि ऋण के? तो सहकारी समिति, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक और नाबार्ड जो है संस्थागत कृषि ऋण के स्रोत हैं। इसके अलावा गैर संस्थागत कृषि ऋण के स्रोतों में कौन कौन से आते हैं? तो गैर संस्थागत कृषि ऋण के स्रोतों में साहूकार, जमींदार, महाजन, देसी बैंकर, कमीशन एजेंट आते हैं। अगला 30 नंबर 90 नंबर क्वेश्चन, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने दी थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। 92 नंबर, ग्रामीण अवसंरचना एवं विकास फंड की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई? तो नाबार्ड द्वारा 1995-96 में ग्रामीण अवसंरचना एवं विकास फंड की स्थापना की गई। 93, लीड बैंकिंग व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? नारीमन समिति ने 1969 में लीड बैंकिंग व्यवस्था का सुझाव दिया। क्या है लीड बैंकिंग से तात्पर्य? लीड बैंकिंग का तात्पर्य प्रत्येक जिले में एक अग्रणी बैंक बनाई जाएगी और वही बैंक सारी बैंकों की कामकाज को सुचारू रूप से क्रियान्वित करवाएगी, यही लीड बैंक है। 94, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 95, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई, ये भी बहुत पूछता है क्वेश्चन। 96, बजट 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया? तो 20 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया। 97 क्वेश्चन, कृषि ऋण हेतु भारत में शीर्ष बैंकिंग संस्था कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने नाबार्ड के बारे में पढ़ा था। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई और शिवरमन समिति की संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना हुई। तो कृषि ऋण से संबंधित शीर्ष संस्था जो है नाबार्ड है। 98, कृषि अवसंरचना निधि की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कृषि अवसंरचना निधि की स्थापना 9 अगस्त 2020 में की गई। 99, कृषि अवसंरचना निधि का समय सीमा क्या है? 10 वर्ष है, जो 2020-21 से 2029-30 तक है। कृषि अवसंरचना निधि की समय सीमा 2021-20 से
29-30 के बीच में है। 100 नंबर, पीएम मत्स्य संपदा योजना को कब स्वीकृति प्रदान की गई? 20 मई 2020 को पीएम मत्स्य संपदा योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। अगला, 2024-25 तक कितने लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? एक पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत ही 220 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य 2024-25 में रखा गया। 102 नंबर क्वेश्चन, मत्स्य उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि कितने प्रतिशत बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया? तो 9% मत्स्य उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम किसान मानधन योजना को कब स्वीकृति दी गई? 2019 में पीएम किसान मानधन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। पीएम किसान मानधन योजना क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। पीएम किसान मानधन योजना स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना है, जिससे देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसान लाभान्वित होते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु के किसान इस योजना में शामिल किए जाते हैं। अगला, 104 नंबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? 24 फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, 105, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों को कितने रुपए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है? तो 6,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है और 4 माह के अंतर पर 3 किस्त दी जाती हैं और प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होती है। यह है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि। 106 नंबर क्वेश्चन क्या है? कृषि निर्यात नीति को किस वर्ष मंजूरी प्रदान की गई? तो कृषि निर्यात नीति को 2018 में मंजूरी प्रदान की गई। 107, 2022 तक कृषि निर्यात बढ़ाकर कितने बिलियन डॉलर लक्ष्य रखा गया? 30 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 60 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया। 108 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया? 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट, डॉक्टर अशोक दलवाई समिति का संबंध है किसानों की आय दुगनी करने से। 110, राष्ट्रीय कृषि नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई सन 2000 में घोषित की गई। 111 नंबर, राष्ट्रीय कृषि नीति का लक्ष्य क्या है? कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में 4% वार्षिक से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त करना राष्ट्रीय कृषि नीति का लक्ष्य है। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में घोषित की गई। 112 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में कुल खाद्यान्न कितने मिलियन टन रिकॉर्ड किया गया? तो 316.06 मिलियन टन कुल खाद्यान्न रिकॉर्ड किया गया। 113 नंबर, राष्ट्रीय किसान नीति किस वर्ष घोषित की गई? 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति घोषित की गई। 114, राष्ट्रीय किसान नीति 2007 किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित की गई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 2010 में। और वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2016 में खरीफ की फसल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। 118 नंबर क्वेश्चन, पीएम फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। 119 नंबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवरेज फसल कौन कौन सी हैं? तो इसमें है खाद्यान्न फसल, जिसमें अनाज, मोटे अनाज तथा दालें हैं, तिलहन हैं और आर्थिक वाणिज्यिक बागवानी फसलें हैं। 120 नंबर क्वेश्चन, पीएम फसल बीमा के अंतर्गत देय प्रीमियम राशि कितनी है? तो इसमें प्रीमियम की राशि खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसल के लिए 5% की प्रीमियम राशि रखी गई है। 121 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष लागू की गई? तो 1 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई। 122, मृदा स्वास्थ्य योजना कार्ड
योजना किस वर्ष लागू की गई? तो 19 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से यह योजना की शुरुआत की गई, 2015 से। अगला, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ मृदा स्वास्थ्य में सुधार तथा जल संसाधनों के अनुकूलन उपयोग को सुनिश्चित करना। 124, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति, इसके बारे में जान लेते हैं। कृषि मूल्य नीति के माध्यम से सरकार उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के मध्य संतुलन साधते हुए एक और किसानों को उनके उत्पादों का उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करवाती है, जिससे किसान कृषि में निवेश एवं उत्पादन कार्य के लिए प्रोत्साहित हों। वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से उपभोक्ताओं में उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की उपलब्धता कराती है। अर्थात कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति दोहरे मापदंड पर आधारित है। एक तो किसानों को उनकी फसल का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाती है और दूसरी तरफ उपभोक्ता को उनके खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित कराती है उचित मूल्य पर और मूल्य स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करती है। अगला 126 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि के उपकरण क्या हैं? तो राष्ट्रीय कृषि नीति के उपकरण जो हैं 4 उपकरण हैं। पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा वसूली या आधिक्य मूल्य, तीसरा निकासी मूल्य और चौथा बफर स्टॉक। तो जान लेते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। किसानों को उनकी फसलों का उचित तथा लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार प्रतिवर्ष रबी तथा खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। यह मूल्य किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम गारंटी के रूप में होता है, जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की संपूर्ण मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। एमएसपी की घोषणा सरकार फसल की बुआई के पूर्व करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। अगला 126 नंबर, वसूली कीमत क्या है? वसूली या अधिप्राप्त मूल्य वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों से अनाज की खरीद करती है वसूली मूल्य कहलाता है। वसूली कीमत की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा फसल की कटाई के समय की जाती है। वसूली मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या उससे अधिक होता है। अगला निकासी मूल्य क्या है? इश्यू प्राइस, यह वह मूल्य है जिस पर केंद्र सरकार केंद्रीय भंडारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों को अनाज निर्गमित करती है। यह वह मूल्य है जो एफसीआई राज्यों या राज्य अधिकृत एजेंसियों को अनाज देने के बाद प्राप्त करती है। अगला 128, बफर स्टॉक क्या है? आकस्मिक परिस्थितियों जैसे बाढ़, सूखा, अकाल आदि स्थिति में खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा करने तथा उनके मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए सरकार खाद्यान्नों का अतिरिक्त स्टॉक रखती है, जिसे बफर स्टॉक की संज्ञा दी जाती है। यह बफर स्टॉक एफसीआई के माध्यम से किया जाता है। अगला 129 नंबर क्वेश्चन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1965 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का पूर्व नाम क्या था? कृषि मूल्य आयोग, सिर्फ इसका पूर्व पहले का नाम था। अगला 130, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नाम दिया गया 1985 में, यह इसका वर्तमान नाम दिया गया। 131, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का प्रमुख कार्य न्यूनतम मूल्य के संदर्भ में सलाह देना, किससे? केंद्र सरकार को। 132 नंबर, भारतीय खाद्य निगम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 में पारित किया गया और भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई। अधिनियम 1964 में और स्थापना 1965 में की गई। 134, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई। 136, अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या था? अति निर्धन या निर्धनों में निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना
अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य था, जो 2000 से प्रारंभ की गई। अगला 137 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो अक्टूबर 2007 में यह मिशन प्रारंभ किया गया। 138, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कितने फसलों को प्रारंभ में रखा गया? प्रारंभ में इसमें 3 फसलें रखी गई थी, गेहूं, चावल और दाल। 139 नंबर क्वेश्चन में क्या है? वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कितनी फसलें रखी गई हैं? तो वर्तमान में इसमें 2 फसलें और बढ़ा दी गई हैं। तो इसमें हो गई हैं चावल, गेहूं, दालें, मोटा अनाज और वाणिज्यिक फसलें। इसमें एक स्मरणीय या ध्यान रखने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत तिलहन को अभी नहीं शामिल किया गया है। अगला 140 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्या उद्देश्य है? खाद्य सुरक्षा मिशन या खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है। अगला 141, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के प्रमुख अंग क्या हैं? तो इसमें भूमि सुधार कार्यक्रम के प्रमुख अंग मध्यस्थों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, प्रति परिवार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना और जोतों की चकबंदी करना। अगला 142 नंबर, 2023 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया? तो 2023 में गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपया निर्धारित किया गया। 2022 में 2015 रुपया था। 2015 रुपये में 110 रुपये बढ़ाकर 2023 में 2125 रुपये गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। अगला 2022-23 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था? धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य किस्म का जो धान था 2040 रुपया था। नहीं, वर्तमान में 2000, पिछले साल 2040 था, उसके पिछले साल 1940 था। और ए ग्रेड की किस्म का मूल्य 2060 रुपया था और पूर्व में 1960। अगला क्वेश्चन, एक 144 नंबर, विभिन्न खेती के नाम क्या नाम है? विभिन्न खेतियों के भी देख लेते हैं। एरोपोनिक, एरोपोनिक किसे कहा जाता है? पौधों को हवा में उगाना, मतलब एरोपोनिक होता है पौधों को हवा में उगाना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हार्टिकल्चर बागवानी, फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान, ओलेरीकल्चर सब्जी विज्ञान, पोमोलॉजी फल विज्ञान, बीटीकल्चर अंगूर की खेती का उत्पादन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, वर्मीकल्चर पूछता है। पीसी कल्चर और वर्मी कल्चर दोनों इंपॉर्टेंट है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम उद्योग, मोरी कल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उद्योग। अगला 145 नंबर, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत विश्व में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? और दूध के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? तो दूध के लिए श्वेत क्रांति चलाई गई। श्वेत क्रांति के जनक प्रोफेसर वर्गीज कुरियन थे, जिन्होंने 1969 में दुग्ध क्रांति चलाई। अगला 146 नंबर और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितने ग्राम है? तो 407 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भारत में वर्तमान में दूध की उपलब्धता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने भारत में कृषि से संबंधित 146 क्वेश्चनों का अध्ययन किया, जो कृषि के लगभग हर एक क्षेत्र को कवर करते हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और यह क्वेश्चन सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वह बैंक की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, सुपर टेट की परीक्षा हो, टेट की परीक्षा हो, एसएससी हो या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा के लिए भारतीय कृषि से क्वेश्चन मिल जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो देखिए और यही सारे क्वेश्चनों का एक नोट्स बना लीजिए, तो वह नोट्स परीक्षा के समय रिवीजन में बहुत ही मदद करेगा।